Hello friends, you are most welcome in this part of series of revision sessions on your direct tax laws and international taxation. एक्चुअली इस पार्ट में मैं आपको इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इन शॉर्ट आईसीडीएस रिफ्रेश कराने वाला हूं, जिससे हम आईसीडीएस एंड पीजीबीपी की मिक्स्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी अपने प्रैक्टिस सेशन में कवर कर सकें। आईसीडीएस को लेकर जो कंटेंट है वो मैंने आपको डायग्रामेटिक शेप में ही नोट्स में दे रखा है। आपके एग्जाम पर्पस के लिए जितना रेलिवेंट है वो सब मैं आपको इस रिवीजन सेशन में क्विकली रिफ्रेश करा देता हूं। और आईसीडीएस की सपोर्टिव अमेंडमेंट्स जो फाइनेंस एक्ट 2018 से अरुण जेटली जी लॉ में जो और लेकर आए थे, माय डियर फ्रेंड्स, हम इस रिवीजन सेशन में उन सभी अमेंडमेंट्स की और बात कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आईसीडीएस में। यस, सबसे पहले कुछ बेसिक सी जो चीजें हैं वो मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। आईसीडीएस बेसिकली ऑल एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है, बस उन इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दिया गया है ना जिनके लिए टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड ना बन रहा हो, और ये उसी एसएससी पर एप्लीकेबल बनाए गए हैं जो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे। बेसिकली ये हैं क्यों, तो ये एसएससी की पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एड में चार्जेबल इनकम की कंप्यूटेशन के लिए इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कीपिंग एंड मेंटेनेंस से कोई लिंकेज नहीं है। शुरुआत करते हैं 10 आईसीडीएस में। अब फ्रेंड्स आईसीडीएस 1 से, ये जो आईसीडीएस 1 है बड़ा बेसिक है। क्या कहता है, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ डील करता है। ये कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न और एक्रुअल जैसी जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूमशंस है उनको तो रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन किसी अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में ये मटेरियलिटी और प्रूडेंस को कोई भाव नहीं देता, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये तो बस ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट एंड उसका प्रेजेंटेशन उसके सब्सटेंस से गवर्न होगा, ना कि उसके केवल फॉर्म से। और सबसे ज्यादा जरूरी जो एरिया है वो ये वाला है कि जो मार्क टू मार्केट लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है, वो नॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई अदर आईसीडीएस स्पेसिफिकली उसके लिए परमिट कर रहा है तो उसकी अलावेंस मिल सकेगी, अदरवाइज नहीं। फ्रेंड्स यहां पर बस अगर सपोज कोई एसएससी बिजनेसमैन 31 मार्च को ये सोचता है कि उसकी किसी मशीनरी का, किसी फिक्स्ड असेट का या किसी भी आइटम का मार्केट रेट डाउन चला गया है तो चलो मैं इसका लॉस बुक कर लूं, नॉर्मली अलाउड नहीं है। हाँ, अगर किसी अदर स्पेसिफिक आईसीडीएस में स्पेसिफिकली कहा गया है तो बात अलग है। जैसे सपोज मैंने अपने बिजनेस में $1 लाख का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, मान लेते हैं तब डॉलर का रेट 80 था, तो 80 लाख की मेरी क्रेडिटर के प्रति लायबिलिटी थी। 31 मार्च तक पेमेंट नहीं हुआ लेकिन डॉलर का रेट 85 हो गया, तो ₹5 पर डॉलर से मेरी लायबिलिटी 5 लाख रुपीज से बढ़ गई। ये मेरा बिजनेस में लॉस है, मैं इसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूं क्योंकि आईसीडीएस 6 मुझे इसकी परमिशन देता है। आईसीडीएस 6 में अभी आप आगे देखेंगे भी। ओके, और ये जो चीजें है ना फ्रेंड, जो पहले केवल आईसीडीएस 1 का पार्ट थी, अब तो लॉ मेकर्स ने बेयर एक्ट में भी इस तरह का जो मैसेज है वो हमें पास ऑन कर दिया है। जैसे डिसअलावेंस वाला जो प्रोविजन है ना सेक्शन 40A, वहां सबसेक्शन 13 से ये मैसेज पास ऑन कर दिया गया, अगर कोई आईसीडीएस परमिट कर रहा है, अगर कोई आईसीडीएस परमिट कर रहा है कि आप ये मार्क टू मार्केट लॉस क्लेम कर सकते हैं या आपको लॉस अलाउ होगा, तो हाँ ठीक है वो अलाउ हो जाएगा। तो सेक्शन 36(1)(17) में लॉ मेकर्स ने जो आईसीडीएस के द्वारा परमिटेड मार्क टू मार्केट लॉस है उनकी जो अलावेंस है वो परमिट कर दी है। आप देखेंगे फ्रेंड जो आईसीडीएस के कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स में सबसे पहले एक्चुअली सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में क्लॉज 18 में, यस यस यस, क्लॉज 18 में जो परमिशन है वो ग्रांट कर दी गई है, और आप देखेंगे वही चीज आपको यहां पर गिवन है। तो नॉर्मली जो मार्क टू मार्केट लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस हैं जो आईसीडीएस के अकॉर्डिंगली अगर कंप्यूट होकर आए हैं तो वो एज डिडक्शन अलाउड हो जाएंगे। ये कौन कहता है, ये सेक्शन 36(1)(18) माय डियर फ्रेंड्स कहता है, राइट। लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल केस में जो मार्क टू मार्केट लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस है उनकी अलावेंस आपको नहीं मिल पाएगी। सेक्शन 36(1)(18) के केस को छोड़ दो, बाकी किसी केस में कोई भी मार्क टू मार्केट लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस आपके लिए डिडक्टेबल और रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो आईसीडीएस 1 में फ्रेंड्स लिखी गई बात थी उसी को लॉ मेकर्स ने यहां उसे थोड़ा लीगली अफर्म करने के लिए
अब बेयर एक्ट का भी पार्ट बना दिया। और जब बोर्ड के पास में ये इशू गया कि मार्क टू मार्केट लॉस के लिए तो आप बोल देते हो कि ये अलाइबल नहीं है, तो अगर 31 मार्च को एसएससी की सपोज किसी असेट की अगर कोई वैल्यू बढ़ गई तो क्या मार्क टू मार्केट गेन बनाकर एसएससी को टैक्स कर दोगे आप? देन आंसर इज नो। सेम थीम, मतलब मार्क टू मार्केट गेन के लिए भी सेम थीम वर्क करेगी, मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनाया जाएगा। बोर्ड ने ये क्लैरिफाई किया। ओके, आइए जरा रुक करते हैं आईसीडीएस 2 का। फ्रेंड्स, आईसीडीएस 2 मैंने जैसे ही बोला आपके माइंड में जरूर ये क्लिक किया होगा कि सर ये तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के साथ डील करता है। यस, इन्वेंट्री मतलब यहां पर फिनिश गुड्स, मतलब ऐसे आइटम जो रेडी फॉर सेल हो या इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज डब्ल्यूआईपी, या जो कंज्यूमेबल्स हैं, मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स एज स्टॉक इन ट्रेड, जो भी चीज आपके पास में है वो इन्वेंट्री में आएंगी। हाउ टू वैल्यू इट? बहुत आसान है, एक्चुअल कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पर हम उसका वैल्यूएशन कर देंगे। अच्छा, ये तो जनरल सी बात है, हर जगह आप अप्लाई करते हो। अच्छा, अब मुझे आईसीडीएस 2 का एक जो की पार्ट है वो आपको कवर कराना है। देखिए, आईसीडीएस 2 का प्रैक्टिकली पैरा 24 बोलता है कि फर्म ओपीबीवाई का अगर डिसोल्यूशन हुआ है तो चाहे बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ हो या फिर ना हुआ हो, इन्वेंट्री को एट एनआरबी रफली एट एफएमबी वैल्यू किया जाएगा। ये आईसीडीएस 2 की रिक्वायरमेंट है, कहना है। लेकिन अब यहीं पर दो सिचुएशन और जुडिशियल एनालिसिस भी मैं आपके सामने जरा रख देता हूं। देखिए, जैसे कोई एबीसी एंड कंपनी फर्म है, इस एबीसी एंड कंपनी फर्म का मान लेते हैं, ये जो एबीसी एंड कंपनी फर्म है इसका डिसोल्यूशन तो हुआ और साथ में बिजनेस भी पार्टनर्स ने डिसकंटिन्यू कर लिया, तो स्टॉक इन ट्रेड के लिए आईसीडीएस 2 भी कहता है और एएलए फर्म के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि एनआरबी पर वैल्यू कर लेना। लेकिन हम तो मेनली जो कंसर्न है फ्रेंड्स, वो यहां पर कंसर्न है किससे? तो हम यहां पर मेनली कंसर्न है कि जहां पीक्यूआर एंड कंपनी फर्म में कि सपोज एक पार्टनर की डेथ हो गई तो डिसोल्यूशन तो हुआ, लेकिन क्यू और आर ने बिजनेस को कंटिन्यू रखा, मतलब फर्म डिसॉल्व तो हुई लेकिन बिजनेस को डिसकंटिन्यू क्यू और आर ने नहीं किया। तो अब इस केस में जो स्टॉक इन ट्रेड है उसके लिए क्या करें? फ्रेंड्स, अभी आपने देखा आईसीडीएस तो कहता है कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ हो या ना हुआ हो, एफएमबी मतलब एनआरबी पर वैल्यू कीजिए। लेकिन शक्ति ट्रेडिंग कंपनी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये जजमेंट, जब ये सिचुएशन गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब बिजनेस अभी कंटिन्यू है तो फिर तो बिजनेस की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो अलाइव है ना, तो फिर स्टॉक इन ट्रेड के लिए बिजनेस में अगर पॉलिसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा रही है कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर की, तो वो अलाइव है ना, वो केवल 31 मार्च के लिए थोड़ी ना होती है, वो तो बिजनेस में जब भी स्टॉक एवेल्युएशन करना हो तब होगी। तो शक्ति ट्रेडिंग कंपनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर पर इसे वैल्यू किया जाएगा। कंट्रोवर्सी राइज हो गई। तो अब यहां पर चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स का दिल्ली हाई कोर्ट का केस याद करो, वो क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईसीडीएस नोटिफाई करने की पावर है, वो नया रूल नहीं बना सकते। अगर कोर्ट की कोई जजमेंट है, मतलब वो लॉ की इंटरप्रिटेशन है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो पार्लियामेंट से नया लॉ बनेगा। लॉ बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो आईसीडीएस नोटिफाई कर सकती है बस। तो मतलब जहां पर भी आईसीडीएस जजमेंट के कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा वो जजमेंट प्रिवेल करेगी, वहां जजमेंट प्रिवेल करेगी, ना कि आईसीडीएस। मतलब पोजीशन कुछ इस तरह की है फ्रेंड्स, पोजीशन कुछ इस तरह की है एज अ होल अगर आप देखें। या चलो उससे पहले आपको ये वाला पार्ट दिखा देता हूं, उसके बाद मैं एज अ होल उस पोजीशन पर आपको लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा केस अभी है, आपने देखा है कि जहां डिसोल्यूशन है लेकिन बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, वहां इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर पर ही वैल्यू किया जाएगा, यही प्रिवेल करेगा, क्योंकि आईसीडीएस कांट ओवरराइड द जजमेंट, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट के केस में कहा। ठीक है, तो अल्टीमेट पोजीशन क्या बन रही है जो आपने कैरी करनी है? सुनिए फ्रेंड्स, जहां पर आईसीडीएस का ट्रीटमेंट अगर इनकंसिस्टेंट मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स रूल्स में दिए गए प्रोविजन से, तो ट्रीटमेंट एक्ट और रूल का ही प्रिवेल करेगा। मतलब एक्ट और रूल से बड़ा नहीं है आईसीडीएस, जो एक्ट और रूल है ना वो आईसीडीएस से बड़े हैं, आईसीडीएस छोटा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आईसीडीएस का जो ट्रीटमेंट है अगर वो कोर्ट जजमेंट से
इन मिसमैच कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो पहले बोर्ड ने एक सर्कुलर से कह दिया था कि आईसीडीएस नए हैं तो वो प्रिवेल करेंगे। ऐसा नहीं है। एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद में अब जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, जो कोर्ट जजमेंट्स हैं, वो प्रिवेल करेंगी। कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जो जजमेंट है वो प्रिवेल करेंगी। तो ये हमने अलग से एक बात यहां पर डिस्कस कर ली और रुक करते हैं फ्रेंड्स अगले आईसीडीएस का। आईसीडीएस 3 में मैं आपको ले आया। आईसीडीएस 3 मैंने जैसे ही बोला आपको क्लिक किया होगा, सर ये तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है। यस, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकम की डिटर्मिनेशन के लिए ही नोटिफाई किया गया है। क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पर आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। जो बात अब सेक्शन 43 सीवी से बेयर एक्ट में और लिख भी दी गई है। खास बात क्या है जो आपके एएस 7 में नहीं है, अगर आईसीडीएस 3 में है। जैसे ही कोई कंस्ट्रक्शन वर्क 25% स्टेज ऑफ कंप्लीशन को क्रॉस कर जाएगा ना, बस आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना रिक्वायर बन जाएगा। तो अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह के केस में जो उस कंस्ट्रक्शन वर्क से रेवेन्यू है वो अपनी रिटर्न में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बुक्स में करो मत करो में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स जो भी इंसिडेंटल इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन की होंगी, आप चाहो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से उन्हें माइनस कर लो ना, वो आपको अलग से ऑफर करनी पड़ेंगी। और फ्रेंड जो रिटेंशन मनी होता है याद करो जरा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी। ये तो बेयर एक्ट में 43 सीबी में भी लिख दिया गया है। यस, आईसीडीएस 3 भी तो यही कहता है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट रिटेंशन मनी को भी आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ही एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। ओके राइट फ्रेंड्स। तो ये जो चीजें हैं ना कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से ये इंसिडेंटल इनकम एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको रिटेंशन मनी भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप सेक्शन 43 सीबी का पार्ट बन गई हैं। ओके, आप देखोगे हालांकि 43 सीबी में आईसीडीएस 4 की भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मैंने जो ये चीजें अभी आपके सामने रखी हैं, आप देखेंगे ये जो सेक्शन 43 सी भी रखा गया, यहाँ पर इसी तरह के मैसेजेस है कि भाई अब देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से जो भी प्रॉफिट और गेन अराइज होगा आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से चलना है। आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में रिटेंशन मनी को भी साथ लेकर चलना है, मतलब उसको भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ही आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से आप ये इंसिडेंटल इनकम रिड्यूस नहीं करेंगे, उनको अलग से आपको ऑफर करना पड़ेगा। तो वो चीजें जो भी आपने आईसीडीएस 3 में देखी वही 43 सीबी में भी आपको नजर आई। और आइए जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अच्छा आईसीडीएस, आईसीडीएस 4, यस, अब मैं उसमें आपको ले आया। ये किन से रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर एप्लीकेबल बनाया गया, एक तो सेल ऑफ गुड्स से, दूसरा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से, तीसरा अगर आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड की इनकम हो रही है तो इनसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर लॉ मेकर्स ने, उनको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आईसीडीएस 4 में क्या क्या नोटिफाई कर रखा है। जैसे सेल ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आपको अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी जैसे ही अराइज हो जाएगी, आपको एज रेवेन्यू अमाउंट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब आप जब गुड्स बेचोगे तो आपको पता है कि इससे अमाउंट मिलेगा, तभी तो आप उसको गुड्स बेचोगे, नहीं तो क्यों बेचोगे, है ना। तो आपको हम कह सकते हैं सेल ऑफ गुड्स का जो अमाउंट है वो अपने ट्रेडिंग पी&एल में एज इनकम रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वाला एरिया खास है। इसके लिए आईसीडीएस 3 की जगह सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ही आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हालांकि इसके दो एक्सेप्शन है कि जहां सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व है और वो इनडिटर्मिनेटिव है, जो आपको ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म करने हैं। जैसे 3 साल के लिए अगर सपोज आपको कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आपको एक क्लाइंट के 3 साल तक सारे काम करने हैं, चाहे उनका जीएसटी का है, इनकम टैक्स का है, कोर्ट केस है, व्हाटएवर, तो पता नहीं कि कितने केस लगेंगे, कितने काम करने होंगे। तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन बेसिस पर आप उस पीरियड में अपनी उस रिसीवेबल या रिसीव होने वाली फीस को एलोकेट करके एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए। और अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 90 डेज से ज्यादा नहीं है तो आप कंप्लीशन ऑफ और सब्सटेंशियल कंप्लीशन पर जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज कर लेना, मतलब यहां पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड नहीं लगेगा।
आप कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन या सब्सटेंशियल कंप्लीशन पर एज अ होल इनकम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। सेक्शन 43 सीबी में ये वाला जो एरिया है माय डियर फ्रेंड्स वो और कवर किया गया। ओके, अच्छा इसके अलावा अब देखेंगे 43 सीबी में जहां हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को हाईलाइट किया था ना, वहीं पर फ्रेंड्स इस तरह की भी चीज है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली जो इनकम है वो भी देखो आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से रिकॉग्नाइज करनी है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज से ज्यादा नहीं है तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड लगा लीजिए, मतलब कंप्लीशन पर आप इनकम रिकॉग्नाइज कीजिएगा। और अगर इंडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट वाला केस है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पर इनकम रिकॉग्नाइज करोगे। मतलब आप देख रहे हो हम आईसीडीएस रिवाइज कर रहे हैं और उससे जो कॉन्सिक्वेंशियल ये इंसर्शन है ये तो आपकी बाय डिफॉल्ट रिवाइज होती जा रही हैं। तो आईसीडीएस में लिखी गई चीजें जो थोड़ा कुछ जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट से उनको रिमूव करने के लिए सीधा लॉ का पार्ट वो चीजें नजर आए, इसके लिए ये प्रोविजन लॉ में लाए गए। तो इनमें कुछ अलग से तो है नहीं फ्रेंड, जो आईसीडीएस में चीजें आप देख रहे हैं वही मैं यहाँ कनेक्ट आपको कराता जा रहा हूं। और आईसीडीएस 4 में फ्रेंड्स जरा देखिए, जो इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड है उसके लिए स्ट्रिक्टली कहा गया है कि ये तीन आइटम्स आपको एक्रूअल बेसिस पर एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। बोर्ड ने क्लैरिफाई किया चाहे इनका लास्टली कलेक्शन अनसर्टेनिटी क्यों ना हो तब हम आपको बेड डेट दे देंगे, लेकिन तब तक रेवेन्यू रिकॉग्निशन वेट नहीं करेगा। हालांकि इंटरेस्ट का एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको सपोज कोई इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है, आपको कोई जीएसटी का, आपको कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह का रिफंड मिल रहा है, उस रिफंड पर जो इंटरेस्ट आपको आ रहा है वो तो आप रिकॉग्नाइज एक्रूअल बेसिस पर कर ही नहीं सकते, क्योंकि रिफंड आपको कम मिलेगा, इंटरेस्ट कितना आएगा ये आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए ईयर ऑफ रिसीट में हम आपकी इनकम उसे बनाएंगे, मतलब इसके लिए आप एक्रूअल वाली टेंशन मत लीजिए, इसे ईयर ऑफ रिसीट की हम आपकी इनकम बनाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स यहीं पर एक और मैं ब्रांच ऐड कर देता हूं कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है वो आपको एज एन इनकम कब रिकॉग्नाइज करना है। जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं या जो प्राइस एस्केलेशन क्लेम होते हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स वो आपको कब रिकॉग्नाइज करने हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और प्राइस एस्केलेशन क्लेम्स हैं उसके लिए बिल्कुल सेम थीम है कि जब आपको रीजनेबल सर्टेनिटी अल्टीमेट कलेक्शन की बन जाएगी तब आप उस रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज होने पर उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, नॉट बिफोर दैट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो चीज मैंने आपके सामने यहां पर रखी है आप देखोगे अब तो इसको सेक्शन 145 बी से और रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एक्ट में। सेक्शन 145 बी में, यस मैं पहले आपको 145 बी पर लाया हूं। 145 बी में आप देखोगे तो जो भी प्राइस एस्केलेशन क्लेम है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, वो किस ईयर की इनकम माने जाएंगे, उस ईयर की जिस ईयर में इनके अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आईसीडीएस स्कोर की एक जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से डील करने वाली सिचुएशन थी वो भी हमने यहाँ कवर कर ली। और आइए अब मैं कुछ हल्के फुल्के से आईसीडीएस में आपको लेकर बढ़ रहा हूं। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आईसीडीएस 5 से। यस, आईसीडीएस 5 किससे डील करता है, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के ट्रीटमेंट से। यस माय डियर फ्रेंड्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जिन्हें सस्ती ने, हाँ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए, सर्विस कंसर्न है तो सर्विस की प्रोवाइडिंग में यूज के लिए होल्ड किया हो, ना कि उनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सोल्ड करने के लिए। अगर आप उन आइटम्स में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर सेल परचेज कर रहे हैं तो वो आइटम आपके स्टॉक बन जाएंगे ना, फिर तो आईसीडीएस 2 में केस चला जाएगा। तो ये आइटम आपने यूज के लिए हेल्ड किए हैं। ओके, इनके कंपोनेंट और वैल्यूएशन को लेकर चीजें रिकॉल कीजिए। अरे आपने कोई मशीन खरीदी, उसके बाद में कोई आपने कंपोनेंट परचेज किया जो उस मशीन का पार्ट बना, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कॉस्ट भी मशीन की कॉस्ट में ऐड होगी। लेकिन जो रूटीन में यूज होने वाले नट बोल्ट, कंज्यूमेबल्स वगैरह होते हैं, वो मशीनरी स्पेयर्स तो एज रेवेन्यू एक्सपेंस क्लेम किए जा सकते हैं। टेस्ट रन पर जो खर्चा होगा असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन के कमेंसमेंट के बाद में, मतलब असेट के फर्स्ट पुट टू यूज के आने के बाद में जो खर्च होंगे वो आप एज रेवेन्यू एक्सपेंस क्लेम कर सकेंगे। मुद्दा क्या है कि टेस्ट रन से पहले के खर्चों के लिए आपने बता दिया कि वो कैपिटलाइज कर लेना, कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद के खर्चों के लिए बता दिया कि एज रेवेन्यू एक्सपेंस ले लेना, लेकिन इसके बीच के जो एक्सपेंस है उनका क्या, तो वो भी असेट के फर्स्ट पुट टू यूज से पहले के खर्चे हुए ना, तो उनको भी बोर्ड ने क्लेरिफाई किया कि असेट की एक्चुअल कॉस्ट में ही ऐड किया जाएगा।
ओके देन फ्रेंड्स, अगर एसएससी को वो फिक्स्ड असेट अगर ऑन एक्सचेंज रिसीव हुई है, तो जो भी उन्हें असेट रिसीव हुई है उसकी जो भी एफएमबी रही है उसी पर वो उसे कैपिटलाइज कर देंगे, एज एन एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे। एंड आप फिक्स्ड असेट पर डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करें, उसके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाएगा, उसके लिए आईसीडीएस ने सरेंडर कर दिया इनकम टैक्स एक्ट के नॉर्मल प्रोविजंस के सामने, उन्हीं से आप ये काम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आईसीडीएस 6 में जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के साथ में डील करता है, बेसिकली जो आईसीडीएस 6 है ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ट्रीटमेंट के साथ डील करता है, ये फॉरेन ऑपरेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रांसलेशन के साथ डील करता है। मेनली ये जो आईसीडीएस 6 है ये एक्सचेंज डिफरेंस के लिए क्या कहता है, क्विकली रिफ्रेश कीजिए प्लीज। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस मॉनेटरी आइटम मतलब ऐसा आइटम जिसकी वैल्यू फिक्स है, हाँ जैसे सपोज कोई इंडियन कंपनी की मान लेते हैं, फॉरेन कंट्री में कोई ब्रांच है, लाइक यूएस में ब्रांच है, तो वहां पर उनके जो भी डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं, वहां उनका जो बैंक बैलेंस वगैरह है, तो वहां उन्होंने कोई लोन वगैरह ले रखा है, तो इस तरह के जो आइटम्स हैं ये कैसे आइटम हुए जिनकी वैल्यू फिक्स है, उनको हम कहते हैं ना मॉनेटरी आइटम। आपने एस लेवल में देखते भी होंगे, इनके लिए आईसीडीएस 6 बोलता है कि जो क्लोजिंग रेट है आप वो यूज कीजिए, जो भी डिफरेंस आएगा उसे इनकम और एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लीजिए। जैसे मैंने भी एग्जांपल बनाया था ना आईसीडीएस 1 के साथ में कि हमने फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट किए थे, फॉरेन क्रेडिटर्स थे, 31 मार्च को डॉलर का रेट 80 से 85 हो गया था, तो 5 लाख रुपीस जो हमारा लॉस है वो हम एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी आइटम है मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे फॉरेन ब्रांच में जो फिक्स्ड असेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं, ठीक है, वहां स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ है, कितने में कब कस्टमर आएगा कितने में बिकेगा क्या पता है, तो ऐसे जो आइटम्स इनको कहते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम। क्या बोलता है सीडीएस 6 कि इनको आप ईयर एंड पर जो क्लोजिंग रेट होगी उनसे आप कनेक्ट नहीं करोगे, मतलब उनको आप अपडेट नहीं करोगे, इनको तो जब ये ट्रांजेक्शन हुए थे आइटम आपने लिए थे उन्हीं डेट के रेट पर कैरी करोगे। और स्टॉक के लिए एक केस में कुछ खास है क्या, कि जो इन्वेंट्री है जो स्टॉक इन ट्रेड है, सपोज 31 मार्च को आइटम मार्केटेबल नहीं था, मान लेते हम 31 मार्च को सपोज वो आइटम मार्केटेबल नहीं था, उसकी लास्ट जो डील हुई थी वो 28 मार्च को हुई थी, 28 मार्च की हमें एनआरवी दैट इज एफएमबी पता है वो एक्चुअल कॉस्ट से कम थी, तो वो एनआरवी पर वैल्यू हो रहा है। अब हम 28 मार्च की फिगर ले रहे हैं और उसके इंडियन रूपी में कन्वर्जन के लिए हम 31 मार्च का रेट लगाएंगे तो ये सही नहीं रहेगा। जबकि आप एनआरवी ले रहे हैं तब का ही जो एक्सचेंज रेट है वो यूज में लेकर जो वैल्यू आएगी वो रिपोर्ट की जाएगी। तो आईसीडीएस 6 में एक स्पेसिफिक सी सिचुएशन की जहां इन्वेंट्री एनआरबी पर वैल्यू हो रही है, तो एनआरबी जिस डेट की ली जा रही है उसी डेट की रेट से आप उसकी वैल्यू को बेस बनाएंगे। तो आईसीडीएस 6 को लेकर क्विकली जो चीजें हैं वो मैंने आपको रिफ्रेश करा दी हैं। आईसीडीएस 7 में डियर फ्रेंड्स मैं अब आपको ले आया हूं आईसीडीएस 7, बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट के ट्रीटमेंट के साथ डील करता है, याद आया आपको आईसीडीएस 7 फ्रेंड्स गवर्नमेंट ग्रांट के ट्रीटमेंट के साथ डील करता है। ये वास्तव में गवर्नमेंट ग्रांट को छोड़कर किसी अदर फॉर्म में अगर गवर्नमेंट ने आपको असिस्टेंस दिया, कोई पर्सनल रिलैक्सेशन वगैरह दे दिया, तो उसके साथ में डील नहीं करता, या गवर्नमेंट खुद आप में कोई ओनरशिप होल्ड किए हुए हैं, आप में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई उन्होंने, तो वो आपको गवर्नमेंट से पैसा जो मिला वो गवर्नमेंट ग्रांट थोड़ी ना है, उसके साथ ये नहीं डील करता। बेसिकली आईसीडीएस 7 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट आपको कब रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो जब ग्रांट जनरली कंडीशंस के साथ मिलती है, तो जो टेस्ट कंडीशंस का कंप्लायंस है और वाकई ग्रांट आपको मिलेगी, इन बातों की रीजनेबल सर्टेनिटी जब आ जाएगी, रीजनेबल एश्योरेंस जब आपको मिल जाएगा कि हाँ आप इस ग्रांट से रिलेटेड कंडीशन कंप्लाई कर दोगे और आपको ये ग्रांट मिलेगी, तब ये जो ग्रांट है वो आपको रिकॉग्नाइज करनी है। लेकिन खास बात क्या है फ्रेंड्स, वो ये कि अगर आपको ग्रांट एक्चुअली रिसीव हो गई तो अटेस्ट कंडीशन की कंप्लायंस को लेकर भले ही कोई डाउट क्यों ना हो, तब आपको अगर ग्रांट एक्चुअली रिसीव हो गई तो बस आपको वो रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, जो रिकॉग्निशन है वो एक्चुअल रिसीप्ट के बियॉन्ड पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है, कंडीशंस की कंप्लायंस में डाउट है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। लेकिन करेंगे क्या वास्तव में ग्रांट का, हम डिपेंड करता है इस केस पर। अगर वो ग्रांट आपको जो मिली है अगर किसी डेप्रिशिएबल फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है, तो आप उस फिक्स्ड असेट की एक्चुअल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी एज द केस में भी उससे रिड्यूस कर दो। फर्स्ट ईयर में मिल गई तो एक्चुअल कॉस्ट, सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर में ग्रांट मिली तो डब्ल्यूडीवी, आप उस डेप्रिशिएबल असेट से जिसके लिए आपको ये ग्रांट मिली है आप उससे एडजस्ट कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर असेट एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं है, तीन असेट के लिए कंबाइनली मिली है, तो आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जो ग्रांट है वो ईच असेट की एक्चुअल कॉस्ट से लेस करेंगे, जैसा आप एक्सप्लेनेशन 10 में 43 क्लॉज 1 की एक्सप्लेनेशन 10 में पीजीबीपी में करते भी हैं। एंड अगर ये ग्रांट नॉन डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है तो आपको एज इनकम इसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उसी पीरियड में जिस पीरियड में इन ग्रांट के साथ जो ऑब्लिगेशंस आपके साथ आपके पास आए होंगे, कंडीशंस के साथ ग्रांट मिली होगी। तो जो भी रिलेटेड ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने की कॉस्ट आप जिस पीरियड में अपने पीएनएल में चार्ज कर रहे होंगे, उसी पीरियड के दौरान आप ग्रांट को अपोर्शन करके एज इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। और खास बात क्या है कि जहां आपने किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई एक्सपेंस किया था, गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करना चाहती है, या कोई लॉस हुआ था आपको उसे गवर्नमेंट कंपनसेट करना चाहती है, या आपका न्यू स्टार्टअप है और गवर्नमेंट आपको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती है बिना किसी फर्दर रिलेटेड कॉस्ट और ऑब्लिगेशन के, तो ऐसे केस में ये जो ग्रांट है ये आपको एज इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। जब रिसीवेबल बन जाएगी तब आपको एज इनकम रिकॉग्नाइज भी करनी पड़ जाएगी। ऑल अदर ग्रांट्स के लिए एज इनकम आप रिकॉग्नाइज करेंगे उसी पीरियड में जिस पीरियड में आप रिलेटेड ऑब्लिगेशंस की कॉस्ट पीएनएल में चार्ज कर रहे होंगे। तो ये ग्रांट से रिलेटेड फ्रेंड्स जो भी सारी चीजें थी एग्जाम के लिए आपके लिए रेलिवेंट, वो हमने रिफ्रेश कर लिया। और आइए अब सिक्योरिटीज के साथ डील विद करने वाला जो आईसीडीएस 8 है मैं वो आपके सामने रखता हूं। पहले तो ये जो आईसीडीएस 8 है ना फ्रेंड्स, ये उसी केस के साथ डील करता है जहां सस्सी ने सिक्योरिटीज को एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड किया हो, यहाँ इन्वेस्टर का स्कोप नहीं है। ओके, तो यहाँ जो ये आईसीडीएस 8 है ये सिक्योरिटीज के साथ डील करता है जहां सस्सी ने एज स्टॉक इन ट्रेड उन्हें होल्ड किया हो, और अगर भी सिक्योरिटीज शेड्यूल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ड करें तो इस आईसीडीएस में कुछ नहीं है। केवल सिंपली रेफर किया गया है कि आप आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूएशन है वो अपने उस स्टॉक इन ट्रेड का कर लेना। मेनली आईसीडीएस 8 को लेकर जो चीजें हैं वो अदरवाइज केस के लिए है। सुनिए जरा फ्रेंड, सपोज हमारे एसएससी कोई मिस्टर एक्स है, सिक्योरिटी डीलर है, मैंने मान लिया। ओके, उनके पास में जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में उनके पास एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? तो अगर वो सिक्योरिटीज अनलिस्टेड है या लिस्टेड तो है लेकिन रेगुलरली वो स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कोट नहीं होती, ट्रेड नहीं होती, डील नहीं होती, तो ऐसी अनलिस्टेड सिक्योरिटी या नॉन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटी की वैल्यू आप क्या लोगे, उसे किस पर वैल्यू करोगे? एक्चुअल कॉस्ट जो आपने एक्विजिशन पर खर्च की इंक्लूडिंग एक्विजिशन चार्जेस। लेकिन जहां पर सिक्योरिटी फ्रेंड्स लिस्टेड है और रेगुलरली कोट भी हो रही हैं तो उनके लिए क्या होगा? सपोज एसएससी ने 28 मार्च 2021 में वो सिक्योरिटी खरीदी, 31 मार्च तक कोई प्रॉपर बायर नहीं मिला, तो 31 मार्च 2021 को उसका वैल्यूएशन किस पर करेंगे? अनलिस्टेड की तरह, एक्चुअल कॉस्ट ऑन एक्विजिशन इंक्लूडिंग एक्विजिशन चार्जेस। लेकिन नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022 तक भी सपोज कोई सूटेबल बायर नहीं मिला, तो फिर अब सब्सिक्वेंट ईयर ऑनवर्ड्स जब वैल्यूएशन की जरूरत होगी तो एक्चुअल कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर पर आप वैल्यूएशन करेंगे। और ये जो फिगर आप लेंगे एक्चुअल कॉस्ट और एनआरबी की, सबसे जरूरी बात क्या है? ये फिगर आप कैटेगरी वाइज लेंगे। अगर हमारे डीलर के पास में, अगर हमारे एसएससी सिक्योरिटी डीलर के पास में 5 कंपनीज के शेयर्स हैं, तो 5 कंपनीज के उन ऑल शेयर्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या है हम वो रखेंगे, उन 5 कंपनीज के शेयर्स की एनआरबी क्या है वो रखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। मतलब इंडिविजुअल सिक्योरिटी वाइज नहीं जाएंगे, कैटेगरी वाइज जाएंगे। और ये सारी चीजें अब 145A में लाई जा चुकी हैं। तो 145A में माय डियर फ्रेंड्स आप देखोगे इसी तरह की एनालॉजी अडॉप्ट की गई है। वो सिक्योरिटीज जो आपको इन एक्सचेंज मिलती है, तो
फ्रेंड्स आईसीडीएस 5 की तरह, वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की तरह, यहाँ भी जो सिक्योरिटी आपको इन एक्सचेंज रिसीव हुई, उसकी रिसिप्ट की डेट पर जो भी एफएमवी होगी, आप उतने पर उसे वैल्यू करेंगे। सपोज डीमेट अकाउंट में ढेर लगता जा रहा है, शेयर्स का मान लेते हैं, और अब किसी पर्टिकुलर मतलब वैल्यूएशन जब करना है, तो सपोज किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आइडेंटिफेबल नहीं बन पा रहा है, तो अगर बाय रेफरेंस टू स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की एक्चुअल कॉस्ट अगर असर्टेनेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप फीफो लगा सकते हो या वेटेड एवरेज में जा सकते हो, दोनों को ये आईसीडीएस 8 परमिट करता है। तो आईसीडीएस 8 में फ्रेंड सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन को लेकर जिस तरह की चीजें कही गई हैं, वो हमने क्विकली यहाँ पर रिफ्रेश की। और माय डियर फ्रेंड्स, बाकी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो सारी चीजें रेगुलर बैच का पार्ट है, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्विकली आपके सामने से निकाल दिए हैं। आप सेक्शन 145A अब यहाँ से भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको वैल्यूएशन वगैरह को लेकर, कैटेगरी वाइज वगैरह को लेकर, बैंक वगैरह को लेकर चीजें देखने को मिलेंगी। और ये पहले जो 2 पॉइंट है वो जनरल है, ये केवल सिक्योरिटीज के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई भी इन्वेंट्री हो, ठीक है, गुड्स की भी क्यों ना हो, राइट, आपको नॉर्मली जो वैल्यूएशन करना है वो स्टॉक इन ट्रेड का एक्चुअल कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पर करना है, ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो भी होगा कॉस्ट एनआरबी विच एवर इज लोअर पर किया जाएगा, और जो भी गुड्स सर्विसेज की इन्वेंट्रीज की परचेज प्राइस है, सेल कंसीडरेशन है, या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, वो आप उसमें टैक्स ड्यूटी सेस वगैरह का जो अमाउंट है वो इंक्लूड करके आप उसे वैल्यू करोगे। कि अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ जीएसटी भी दिया, तो आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो परचेज प्राइस, सेल प्राइस और स्टॉक इन ट्रेड की फिगर है वो दिखाओगे। चाहे भले ही आप उसका आगे इनपुट क्रेडिट वगैरह लेने वाले हो, आप उसका, आपको वो अमाउंट आगे रिफंड होने वाला है, तब तक वैल्यूएशन वेट नहीं करेगा। आगे जब आपको वो क्रेडिट मिलेगा या रिफंड मिलेगा, वो तब उस टाइम की वैल्यूएशन से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपने कोई भी परचेज अगर किया या सेल किया, या आपके पास स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यूएशन आपको करना पड़ रहा है, तो आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ड्यूटी सेस फीस वगैरह जो अमाउंट है वो उस इंक्लूड करके जो वैल्यू है वो लेकर चलेंगे, ठीक है। तो टैक्स पर्पस के लिए फ्रेंड जो परचेज प्राइस, सेल प्रोसीड्स और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है, ये आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ड्यूटी सेस वगैरह लेनी होती है। चाहे भले ही आपको आगे उसका सैंडविच क्रेडिट वगैरह मिलना है नहीं मिलना है, वो बात की चीज है, राइट फ्रेंड्स। अच्छा चलो, यहां पर जो ये आईसीडीएस 8 सिक्योरिटीज के बाद में मैं बहुत ही इजी सा जो आईसीडीएस है, यस आईसीडीएस 9, वो आपको रिफ्रेश कराता हूं। आईसीडीएस 9 फ्रेंड्स बोरोइंग कॉस्ट के साथ डील करता है, ना कि कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी के साथ, मतलब कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड के साथ में ये डील नहीं करता। बेसिकली एसएससी ने कोई लोन लिया होगा, कोई डेट इनकर किया होगा, तो ही तो इंटरेस्ट वगैरह, फाइनेंस चार्ज वगैरह पे करना होगा। हाँ, ऐसे ही केस के साथ में ये डील करता है। अब ये बोरोइंग कॉस्ट अगर किसी क्वालिफाइंग असेट से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो उस केस में हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। सपोज एसएससी ने कोई लोन लिया किसी पर्टिकुलर टेंजिबल असेट या पर्टिकुलर इंटेंजिबल असेट, इवन क्वालिफाइंग असेट में यहाँ ऐसी इन्वेंट्री भी कवर की गई है जिसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए एटलीस्ट 12 मंथ्स का जो टाइम है वो लगता हो, ठीक है, तो वो भी यहां पर क्वालिफाइंग असेट की तरह ले लिया गया है। अगर आपने ऐसे किसी आइटम के लिए स्पेसिफिकली कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, तो वो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट उसी रिस्पेक्टिव असेट के साथ आप कैपिटलाइज कर देंगे। लेकिन अगर वो जनरल या मल्टीपर्पज बोरोइंग है, कि एसएससी के पास में ऑन फंड भी है और उन्होंने लोन फंड भी लिया, और इनको मिलाकर उन्होंने सपोज इन्वेस्टमेंट किए हैं, कौन सा फंड किसमें कितना इन्वेस्ट हुआ है ये नहीं पता, मतलब लोन फंड भी यहां 3 आइटम्स में इन्वेस्ट हुए हैं। ओके, तो अब लोन फंड पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो मल्टीपर्पज बोरोइंग का इंटरेस्ट कहलाएगा, वो जनरल बोरोइंग कॉस्ट में आ जाएगा। और उस केस में आप उस इंटरेस्ट का क्या करोगे, बेसिकली प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, असेट बाय असेट बेसिस, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो कैपिटलाइज रिस्पेक्टिव असेट में कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां
जो सिचुएशन अराइज होनी है, बेसिकली किस तरह का केस यहाँ पर आना है, ऐसे चलो मैं रख ही देता हूँ। फ्रेंड्स 200 करोड़ रुपीस का इन्होंने लोन लिया और 800 करोड़ के इनके पास में ऑन फंड्स थे, टोटल 1000 करोड़ रुपीस का इनके पास में फंड्स था, उसमें से 600 करोड़ की मांग लेते हैं इन्होंने कोई बिल्डिंग ले ली, ठीक है जी, 600 करोड़ बिल्डिंग में लगा दिया, 300 करोड़ मान लेते हैं इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में लगा दिया है, और बाकी बचा हुआ 100 करोड़ इन्होंने फर्नीचर एंड फिटिंग्स में लगा दिया। ओके, अब फ्रेंड्स ये जो 200 करोड़ का जो लोन है, इस लोन पर इंटरेस्ट जाएगा, जाहिर सी बात है, इस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो जो जाएगा, इस इंटरेस्ट का हम क्या करेंगे, ये तो जनरल बोरोइंग कॉस्ट हो गई। तो अब इस इंटरेस्ट के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप इस इंटरेस्ट का इनटू 600 करोड़ बिल्डिंग में लगा, राइट फ्राइडे फ्रेंड्स। तो आउट ऑफ 1000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ में 200 करोड़ लोन है, उस लोन के इंटरेस्ट की कैपिटलेशन की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम यही कहेंगे कि 1000 करोड़ में 600 करोड़ लोन का है, तो लोन से एट्रीब्यूटेबल जो इंटरेस्ट है वो कितना यहाँ पर क्या लाएगा, या इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स जो जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में 300 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 करोड़, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो कैपिटलाइजेशन है वो कैपिटलाइजेशन यहां उसी प्रोपोर्शन में करना है, असेट बाय असेट बेसिस आप ये काम करेंगे, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है उस इंटरेस्ट के अमाउंट को आप इस तरह से कैपिटलाइज कर पाएंगे। और एक सिंपल सी अप्रोच देता हूं आपको कि इस इंटरेस्ट को आप सिंपली 6:3:1 में भी अगर निकाल दें और रिस्पेक्टिव असेट के साथ ऐड कर दें तो काम चल जाएगा। यही तो काम है फ्रेंड्स जो यहां पर हो रहा है 6:3:1 का। तो बोर्ड ने सर्कुलर इशू करके जो अप्रोच क्लैरिफाई की वो केवल और केवल ये अप्रोच है, ठीक है जी। आइए मैं लास्ट आईसीडीएस 10 को आपके सामने से निकाल देना चाहता हूं। आईसीडीएस 10 याद कीजिए फ्रेंड्स, ये किसके साथ में डील करता है, ये आईसीडीएस 10 प्रोविजंस के अलावा कंटिजेंट लायबिलिटीज, कंटिजेंट असेट के साथ में डील करता है, लेकिन ये कुछ केसेस हैं जिनसे डील नहीं करता। कौन से कुछ केसेस हैं जिनके साथ ये डील नहीं करता, एक्चुअली ये जो आईसीडीएस 10 है ये ऐसे प्रोविजंस या कंटिजेंट असेट एंड लायबिलिटी के साथ डील नहीं करता जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के रिजल्टेंटली अराइज हो रहे हो या जो किसी अदर आईसीडीएस से गवर्न हो रहे हो, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन शैल प्रिवेल, वो अदर आईसीडीएस से गवर्न होगा। या ये आईसीडीएस 10 रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जो केस आईसीडीएस 4 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले आईसीडीएस में कवर्ड है उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। हाँ मतलब क्या कि अगर सपोज मैंने किसी को लोन दिया, उस लोन पर मेरा इंटरेस्ट एक्रू हो गया, उस इंटरेस्ट के लिए आईसीडीएस 4 कहता है कि आपको एक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा चाहे अल्टीमेट कलेक्शन अनसर्टेन क्यों ना हो। अब मुझे अल्टीमेट कलेक्शन अनसर्टेन फील हो रहा है तो इसलिए मैं इनकम के तौर पर नहीं दिखाना चाहता, राइट। ये कंटिजेंट असेट जैसा है मेरा, तो मैं आईसीडीएस 10 का शेल्टर लेना चाहता हूं, नहीं मिलेगा। एक्चुअली आईसीडीएस 10 रेजिडुअल केसेस के लिए है, दैट्स इट, ठीक है। चलो आईसीडीएस 10 जिनके साथ डील करता है, जैसे वो प्रोविजन आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, हम आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आप जिस भी लॉस और एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाना चाहते हो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपके किसी पास्ट इवेंट का रिजल्ट हो। यस फ्रेंड्स, और उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा, इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज हो गई हो। और कितना करना पड़ेगा आप इसे एग्जैक्टली ना सही लेकिन रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, तो आप उस अमाउंट का प्रोविजन क्लेम कर लो, हम आपको अलाउ कर देंगे। जैसे अगर सपोज कोई मान लेते हैं फ्रेंड्स, एसएससी कंपनी ने खराब क्वालिटी के गुड्स किसी कस्टमर को भेज दिए, वो भड़क गया, उसने कोर्ट में केस डाल दिया, हियरिंग चल रही थी, कोर्ट ने ऑलमोस्ट डिसीजन ले लिया है कि हाँ इस कस्टमर को इतना कॉम्पनसेशन जो इसने क्लेम किया है इतना डैमेज कंपनी से दिलवाएंगे, फाइनल ऑर्डर बस पास होना है। तो अब कंपनी को पता है कि मुझे जो हमने गलती की है खराब क्वालिटी का गुड्स इसको भेजकर, उसकी वजह से हमें आउटफ्लो करना पड़ेगा, और रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज हो चुकी है, कोर्ट का फैसला इसके फेवर में आने वाला है, ठीक है, हियरिंग में क्लियर हो गया है, और इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो ठीक है आप उतने का जो प्रोविजन है वो बनाकर क्लेम कर लीजिए। इसी तरह से फ्रेंड्स, जैसे अगर कंपनी ने कोई वर्कर्स की यूनियन के साथ में ये
कमिट कर रखा है कि वो पीरियडिकली वेज रिवीजन करेंगे, और उस वजह से एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। इस बात ये रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज हो चुकी है, रिलायबली एस्टिमेट किया जा सकता है अमाउंट, तो आप ठीक है उसका जो क्लेम है वो मांगिए, वो आपको जरूर अलाउ होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर आपने प्रोविजन एक्स आइटम के लिए बनाया है तो आप केवल उसी एक्सपेंस के लिए उसे यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए नहीं। जो भी एक्सेस प्रोविजन होगा आपको उसे रिटर्न बैक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कंटिंजेंट असेट एंड लायबिलिटी वैसे तो रिकॉग्नाइज नहीं होते, लेकिन जहां तक बात कंटिंजेंट असेट की है, जैसे वो कस्टमर जिसने खराब क्वालिटी का गुड्स का हमारे ऊपर मतलब कंपनी के ऊपर केस डाल दिया था, कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, और अब उसे ये रियलाइज हो, अब उसे ये फील होने लगा है कि मेरे फेवर में डिसीजन आने वाला है और मुझे अमाउंट मिलने वाला है, तो हाँ उसके लिए वो अमाउंट रिसीवेबल है ना, तो कंटिंजेंट असेट को असेसी की ड्यूटी है कि वो कॉन्टिन्यूसली असेस करें, और जब रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज हो जाए तो उसे एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज भी करें, ठीक है। ये उनकी ड्यूटी है। तो मतलब उसी एक छोटे से एग्जांपल से ये दोनों बातें आई होप आपको कनेक्ट हो गई होंगी, अच्छे से रिफ्रेश हो गई होंगी, ठीक है। तो आईसीडीएस में जो ऑल 10 आईसीडीएस थे, हम कह सकते हैं कि वो हमने यहाँ पर रिफ्रेश कर लिए हैं, ठीक है जी। और आईसीडीएस के सपोर्टिव जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं उनमें भी ज्यादातर अमेंडमेंट्स तो हम कवर कर चुके हैं। ये 145 बी के जो दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आप जिनसे वेल अवेयर हैं, एक बार मेरे साथ में रिफ्रेश कर लीजिए कि जो भी कॉम्पनसेशन या अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन का इंटरेस्ट होता है, एसएससी का एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन होता है वो तो उसी ईयर की इनकम बनता है ना जिस ईयर में वो रिसीव हुआ हो। ये कैपिटल गेन्स में भी आप देखते हैं कंपल्सरी इक्वेशन के साथ में। और फ्रेंड्स, जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18 में केस कवर्ड है, वहां गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी रिम्बर्समेंट वेवर कंसेशन वगैरह के जो केस कवर्ड है, सिंपली ग्रांट जैसे हमने एक चीज उठा ली तो वो उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई उस ईयर में तो पक्का इनकम बनेगी, अगर वो पहले इनकम के तौर पर टैक्सेबल नहीं हुई है तो अगर कोई सब्सिडी ग्रांट वगैरह मिल रही है या तो एक्रूअल बेसिस वगैरह पर, रिसीवेबल वगैरह के बेसिस पर टैक्सेबल हो गई होगी, ठीक है, असेट से एडजस्ट हो गई होगी। नहीं तो जब आपको फाइनली रिसीव होगी तब तो फिर वो आपकी इनकम के तौर पर टैक्स की ही जाएगी, अगर वो पहले इनकम के तौर पर टैक्सेबल नहीं हुई है तो। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमने आईसीडीएस के सपोर्टिव जो भी अमेंडमेंट्स लॉ में इंसर्ट की गई हैं उन ऑल कॉन्सिक्वेंशियल सपोर्टिव अमेंडमेंट्स को भी यहां पर डिस्कस एंड कंप्लीट कर लिया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे पहले प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज में जो पीजीबीपी के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड पीजीबीपी एंड आईसीडीएस की जो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मिलेंगे, राइट? तब तक के लिए गुड बाय टू यू एंड थैंक यू।